नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और इन दिनों बारिश भी चल रही है, सारे बच्चे बारिश के भी मज़े ले रहे होंगे। तो बेटा मैं थोड़ा व्यस्त था, अपनी भी कुछ तैयारी कर रहा था, उसमें मैं कुछ व्यस्त था। पर आपके लिए मैं फिर से एक अच्छी क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको बहुत बार कि बेटा बड़ी बड़ी कोचिंग जो अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर कहते हैं, बहुत बड़े सिकंदर कहते हैं, उनसे भी अच्छा मटेरियल मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, लेके आता रहूंगा। और क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे गरीब तबके के लोग हैं, जो मेरे मध्य श्रेणी के लोग हैं, जो वो सारे बच्चे अच्छी तरीके से जो वहां पर पैसे दे के नहीं पढ़ सकते हैं, वो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े और उन चीजों को यहाँ पर पढ़े और अपने कैरियर को बनाएं। और क्योंकि मैं तो ये भी जानता हूं कि ये ही आप जो मेरे सामने बैठे हो मेरे विद्यार्थियों, आप भी मेरे इस भारत का भविष्य हो। इसलिए मैं अपने भारत के भविष्य को, अपने देश को सुधारने के लिए आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कक्षाएं लेके आता रहूंगा और आपको पढ़ाता रहूंगा। और आपसे भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि जितने भी आपके साथी लोग हैं, सबको कहिए कि इस यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ो, फ्री में सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं पर्सन उसी में से ही आएगा। मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं बहुत सरल भाषा में करवा रहा हूं और आपको सब कुछ वहीं से मिलता रहेगा। जैसा कि हमने इस चैप्टर का एक सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। अब अपन इसके अंदर पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन को। तो अपन इसको प्रकाश के परावर्तन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखो बेटा, अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अपन इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि यह प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है मुड़ना। हिंदी भाषा में परावर्तन का अर्थ क्या होता है बेटा? मुड़ना। अब आप मुझे कहोगे सर परावर्तन क्या होता है? तो देखो बेटा, जब कोई प्रकाश किरण, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है अपन पढ़ रहे हैं बेटा कौन सी? किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश किसके रूप में चलता है? किरण के रूप में चलता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर, कोई प्रकाश किरण आई, वो किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, या कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में चलती हुई किसी दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को अपन क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कहते हैं। तो देखो बेटा कैसे क्या है, देखना एक बार, समझना आप इस चीज को। देखो इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। अब देखो बेटा, अपन परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो देखो सपोज ये आपके पास एक अंतरापृष्ठ है या एक दर्पण है। ध्यान से देखना बेटा, ये आपके पास एक क्या है? दर्पण है। इसको मैं एम डैश बोलता हूं। ये एक दर्पण है, यहां पर ये एक माध्यम है। सपोज यहां हवा है, तो ये एक माध्यम हो गया। ये दर्पण है, कांच है ये दर्पण। यदि ये दर्पण है तो ये दूसरा माध्यम हो गया, क्योंकि हवा में जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्टेंस पे है। और कांच के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या है बेटा? पास पास में है। तो ये एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। अब जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलती हुई, देखो ये इस माध्यम में चल रही है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलती हुई किसी दूसरे माध्यम से टकरा के, ये दूसरा माध्यम है ना कांच, दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ध्यान से समझना, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलती हुई किसी दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कहते हैं। वापस से समझ लेना, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलती हुई किसी दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे बात करते हैं। ये जो आने वाली जो किरण होती है, इसको बोला जाता है बेटा आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण बोलते हैं। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, ये है ये होती है आपकी आपतित किरण। और ये जो जाने वाली जो किरण होती है, इसको अपन बोलते हैं परावर्तित परावर्तित किरण। आगे अपन बात करते हैं, यहां पर इन दोनों को विभाजित करने वाला एक रेखा होती है, इसको अपन बोलते हैं एन।
एन डेज, ये कहलाता है आपका अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण होती है, वो परावर्तित किरण होती है। आप अब आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बन रहा है ना, इसको अपन कौन सा कोण कहेंगे? आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य भी एक कोण बन रहा है, इस कोण को कहेंगे अपन आर। ये जो आई है ये कौन सा कोण कहलाता है? बात आती है कि ये आई है, ये कौन सा कोण कहलाता है? तो बेटा ध्यान में रखना, आई होता है, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आर है, इसको अपन कहते हैं परावर्तन कोण। ये आपतन कोण है और वो क्या है बेटा? परावर्तन कोण है। अब आगे अपन बात करते हैं कि एम डेस क्या कहलाती है। तो बेटा आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, जो एम डेस है, एम डेस, इसको कहते हैं अंतरापृष्ठ। इसको अंतरापृष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक माध्यम में क्या करती है? विभेद करती है। यहां दूसरा माध्यम है और यहां पर दूसरा माध्यम है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा अंतरापृष्ठ। तो यहां से देखो, प्रकाश के परावर्तन की वापस से मैं आपको परिभाषा समझा देता हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलती हुई किसी दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण व जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस पृष्ठ से टकराती है उस पृष्ठ को अपन अंतरापृष्ठ कहते हैं, और दोनों किरणों के मध्य के लंबवत भाग को अपन अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को अपन क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण कहते हैं। अब बेटा यहां से कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली बात कि जिस सतह पर परावर्तन होता है, या जिस सतह पे कोई आपतित प्रकाश किरण टकराती है, वहां पर हमेशा चमक उत्पन्न होती है, ब्राइटनेस क्रिएट होता है। वहां पे क्या उत्पन्न होती है? चमक उत्पन्न होती है। आप कहोगे सर कैसे? अरे ये मार्कर चमक रहा है, ये क्यों चमक रहा है? कहीं ना कहीं से प्रकाश आ रहा है, इससे टकरा रहा है, प्रकाश इससे टकरा रहा है, टकराने के बाद में वो किरण आपकी आंख तक पहुंच रही है, इसलिए आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है और चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां से एक चीज बहुत अच्छी ये निकल के आती है कि जिस सतह पे प्रकाश आके टकराता है और वहां से किरण वापस जाती है किधर ना किधर, वहां पर हमेशा चमक ही उत्पन्न होगी। और ये भी मैं आपको गारंटी से एक चीज बहुत अच्छे से समझा देता हूं, बहुत से लड़के इसको सुनने के लिए भी तैयार बैठे हैं कि देखो बेटा, कहीं शादी होती है, कहीं भी शादी हो रही है, तो आप देखना जहां शादी होती है वहां पर सबकी नजर कहां होती है? कहां होती है? समझ गए? कहां होती है? क्यों होती है वहां पर? अरे शादी में सबसे ज्यादा सजा हुआ जो इंसान होता है उसको सब देखना पसंद करते हैं। हमारी सोच गलत थोड़ी ना है, इसलिए थोड़ी ना देखते हैं। नहीं बेटा, वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा होता है। अब आप कहोगे सर ब्राइटनेस ज्यादा क्यों है? अरे प्रकाश भी उसी सतह से टकरा के वापस लौटता है जहां पर कोई पॉलिश की हुई होती है। जैसे ये हमने यहाँ पे अंतरापृष्ठ लिया है, ये अंतरापृष्ठ एज ए दर्पण ही तो है बेटा। ये क्या है? दर्पण है। और दर्पण कब बनता है? जब उसकी एक सतह पे पॉलिश की जाती है, पॉलिश करते हैं तो दर्पण बनता है। इसलिए शादियों में जो लोग मेकअप करते हैं ना, वो अपने चेहरे पे पॉलिश करते हैं। और मैं तो राजस्थानी भाषा में पढ़ाता हूं तो कहते हैं पड़ोथन लगाते हैं अपने चेहरे पे, तो वो अपने चेहरे पे पॉलिश करते हैं बेटा। मींस वो क्रीम लगाते हैं, वो फाउंडेशन लगाते हैं, वो पॉलिश कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने चेहरे पे पॉलिश कर ली तो प्रकाश किरण आएगा और टकरा के वापस जाएगा, ज्यादा जाएगा, जल्दी जाएगा, स्पीड से जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। इसलिए बेटा वहां पे तीव्रता उत्पन्न होती है, इसलिए उनका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अपनी सोच गलत नहीं है। शादी में आपको भी पता फाउंडेशन कौन लगाता है, आपको ये सबको पता फाउंडेशन कौन लगाता है और किस लिए लगाता है? अपनी चमक उत्पन्न करने के लिए कि हम चमकेंगे तो लोग हमें देखेंगे, और वो लोग उनको देख रहे हैं, उसी में खुश हो रहे हैं। और कुछ लोग उनको देख कर खुश हो रहे हैं। तो बेटा खुशी तो कहीं मिल जाती है, प्रसन्न तो हम कहीं रह सकते हैं। कुछ लोग दिखाकर प्रसन्न है, कुछ लोग देखकर प्रसन्न है। कुछ तो मेकअप करके अपने आप को दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं, और कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो नहाते भी नहीं है, वो उनको देखकर खुश हो जाते हैं। ऐसा ही होता है क्या?
इसलिए बेटा शादियों के अंदर जो फाउंडेशन करते हैं उनको अपन ज्यादा इसलिए देखना पसंद करते हैं। समझ में आ गई? चलो बेटा ये तो मजाक है, ये आपको परावर्तन समझना है। परावर्तन में समझाने के लिए बताया कि जब किसी सतह पे अपन पॉलिश कर देते हैं, वहां पे कोई प्रकाश किरण टकराती है तो वो परावर्तित होकर जैसे जैसे फैलेगी वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा क्रिएट होगा, और ब्राइटनेस यदि ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो वहां पे चमक, नॉर्मल सी बात है, बहुत अच्छी आएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो बेटा यह होता है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के लिए कुछ नियम लिखे गए हैं। पहला परावर्तन का नियम देखो बेटा, मैं आपको यही समझा देता हूं। परावर्तन के नियम में पहला परावर्तन का नियम आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही सतह पर है। देखो तो ये इसका पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब दूसरा नियम आपको यह कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर, दोनों इक्वल होते हैं। आप कहोगे सर ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे बराबर होते हैं? तो बेटा ध्यान से समझना, मैं एक चीज और समझाता हूं। आपके घर पे कोई शीशा है, अरे मम्मी को नाना जी ने एक मेकअप स्टैंड दिया था जिसको अपन ड्रेसिंग बोलते हैं, उसके सामने आप बैठना कभी, और एक टॉर्च लेना अपने हाथ में, और आप देखना उस टॉर्च से आप ऐसे लाइट डालना थोड़ी तिरछी, तो आप जैसे ही ऐसे लाइट डालोगे तो वो उस कांच से जाके टकरा के वापस इधर जाएगी। कहने का मतलब आपने लाइट को ऐसे डाला तो ऐसे जाएगी, आप इसको थोड़ा और यहां पे डालो, यहां डालो तो आप देखना लाइट इधर जाएगी। आपने सपोज ऐसे डाला तो आपकी लाइट ऐसे जाएगी, और आपने इस लाइट को और पास डाला, यहां डाला तो ये लाइट यहां जाएगी, और आपने इस लाइट को अभिलंबोत डाला, सीधी डाली तो ये टकरा के सीधी आएगी। आप देखना बेटा उस ड्रेसिंग के सामने बैठ के देखना, आप लाइट को एकदम सीधा डालना तो आप देखोगे लाइट गई, टकरा के वापस आई है। आप तिरछा डालना, आप देखोगे इधर जा रही है, आप और इधर डालना, आप देखोगे और इधर जा रही है, और आप एकदम सीधी डाल देना, वो एकदम से सीधी निकल जाएगी। तो बेटा यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि जब किसी प्रकाश किरण को किसी अंतरा पृष्ठ पर लंबवत डाला जाता है तो परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण होगा। आपने लंबवत डाला है तो परावर्तित किरण आई वापस गई, तो उसने इस सतह से कितने डिग्री का कोण बनाया है? 90 डिग्री का कोण बनाया है। कितने डिग्री का कोण बनाया है बेटा? 90 डिग्री का कोण बनाया है। दूसरा क्वेश्चन, आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? तो बेटा आपतित किरण भी इधर आ रही है, परावर्तित किरण भी इधर जा रही है, तो दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। दो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन चुके हैं। अभिलंबवत आती है तो वो अभिलंबवत ही रिटर्न जाती है, एक। दूसरा, अभिलंबवत आती है तो उसका अंतरा पृष्ठ के द्वारा बना गया कोण 90 डिग्री, और आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों के मध्य बना कोण जब पूछता है तो आप कितना बोलोगे बेटा? 0 डिग्री बोलोगे। बोलो निकल गया क्या? अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नीट, जेई, सीयूटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनको डीयू के अंदर जाके पढ़ना है वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। मेरे जो विद्यार्थी हैं, आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है उनको ये पढ़ने पड़ेंगे, जिसको जेई क्लियर करनी, इंजीनियर बनना, उनको ये पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो यहां से अच्छे क्वेश्चन निकल गए। अगले बात करते हैं तीसरे की, कि आपतित जो किरण होती है उसकी जो चाल होती है, उसका जो वेग होता है, उसकी जो रंग होता है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है, वो आपको परावर्तित किरण की मिलेगी। आप नहीं समझे ना? अब समझना बेटा। आपने यदि अपने घर पे वो जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर आपने जो लाइट डाली है वो यदि आप लाल कलर की डालोगे तो इधर हरी कलर की निकलेगी ना। आपने यदि ये लाल वाली डाली है तो वो हरी निकलेगी ना? नहीं निकलेगी ना। क्यों? आपने लाल प्रकाश डाला है तो लाल प्रकाश ही निकलेगा, आपने हरा प्रकाश डाला है तो हरा प्रकाश ही निकलेगा। आप किसी शीशे पे व्हाइट लाइट डालते हो तो आपको रिटर्न व्हाइट ही मिलेगी, आप हरी डालोगे तो हरी मिलेगी। इसका मतलब रंग नहीं बदलता है ना। आप जिस स्पीड से डालते हो उसी स्पीड से लाइट जाती है, तो वेग भी नहीं बदलता है ना, और आवृत्ति भी नहीं बदलती है, और तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलता है। तो बेटा अपरावर्तित किरण की चाल, रंग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य वही होते हैं जो आपतित किरण की होती है। बोलो बात समझ में आ गई? तो बेटा ये मैंने आपको डेकोरम जो समझाया है ये प्रकाश के परावर्तन का समझाया है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं एक शब्द कह रहा हूं आपको कि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी आपको पीडीएफ, कहने का मतलब ये नोट्स आप कहोगे सर हम लिखे कैसे, हम समझ तो रहे हैं। तो बेटा 2-3 दिन की बात है, मैं किसी काम में, मेरी कुछ एग्जाम्स है, मैं उसमें व्यस्त हूं, वहां से मैं फ्री होते ही आपको पर स्लाइड के ऊपर जो लिखवाना है वो लिख के दे दूंगा। और वैसे टेलीग्राम अपना इजी फिजिक्स नाम से, उसी के ऊपर मैं आपको ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको।
पूरे नोट्स आपको मैं वहां अवेलेबल करा दूंगा, किसी को भी मेरे एप्लीकेशन पे जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है। जिसको खरीदना है वो अपने आप खरीद लेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए एकदम फ्री में क्लास लेके आया हूं। यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। जो बड़े बड़े धुरंधर आपको जो पढ़ाते हैं वहां पे लाखों रुपए आप फीस दे के पढ़ते हो, वो मैं आपको यहाँ फ्री पढ़ाने वाला हूं, एकदम से फ्री। तो आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको ये चैलेंज भी करता हूं, आपको ही नहीं जितने भी धुरंधर है सबको करता हूं। मेरे में मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे और वहीं से ही आएंगे और वहीं से ही आते हैं, क्योंकि अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना, मैं इसके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। अगली 2-3 दिन के बाद की जो क्लास आएगी उसमें आपको सारी स्लाइडों पे लिखा हुआ ही मिल जाएगा। आप फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे अपन पढ़ते हैं बेटा दर्पण। अब देखो आपको एक अलग चीज सिखाता हूं, वो है दर्पण। दर्पण क्या होता है? देखो बेटा, दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण क्या होता है। तो देखो बेटा, आपने दो शब्द होते हैं, एक तो कांच, एक होता है दर्पण। हम घर पे कांच भी बोलते हैं और दर्पण भी बोलते हैं। बोलते हैं ना? अरे बोलते हैं ना। तो बेटा ध्यान से समझ लेना, दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। कांच का मतलब होता है, कांच का मतलब होता है एक पारदर्शी टुकड़ा। जब द्रव कांच, आपको ये पता होना चाहिए, कांच कभी भी सॉलिड नहीं होता है, ठोस नहीं होता है। कांच द्रव होता है। उसकी शांता का गुण सर्वाधिक होता है, बहने का विरोध करने वाला गुण सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर। इसलिए द्रव है, वो कांच है, वो द्रव है, और द्रव बहुत धीरे 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 बहता है। जैसे पानी बहुत जल्दी से बहता है, शहद और धीरे बहता है। कांच एक द्रव है और ये द्रव बहुत धीरे धीरे बहता है। इसीलिए बेटा घर पे आप देख लेना, 30 साल पुराना, 40 साल पुराना, 20 साल पुराना यदि कोई कांच लगा हुआ है, आप उसमें अपना चेहरा देखना, आपको चेहरा, आप अपनी इमेज वहां पे देखोगे तो आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें द्रव है, ऊपर से द्रव है, बहता हुआ थोड़े से पार्टिकल नीचे आ गए, तो कहीं उसकी संरचना पतली हो गई, कहीं वो मोटा हो गया, उससे वहां पर जो इमेज बन रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं चेहरा पतला, कहीं चेहरा मोटा हो जाता है। इसलिए बेटा एक तो आपको बहुत अच्छी बात देखने को मिल गई है, ये केमिस्ट्री में है आपके। आप केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ते हो, वहां पर ये क्वेश्चन है कि कांच होता है तो कांच एक द्रव होता है बेटा, ये सॉलिड नहीं है। दिखने में कांच अपन को ठोस दिखाई देता है, पर कांच कभी भी ठोस नहीं होता है, कांच सदैव द्रव होता है। समझ गए क्या? अब देखो बेटा, कांच होता है वो आपने देखा होगा पारदर्शी होता है, उसमें आर पार दिखाई देता है, देता है ना। सपोज ये मेरे पास एक कांच है, और कांच कैसा होता है? समांगी होता है। समांगी का मतलब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है सारे एक ही जैसे होते हैं। आप देखो, आपको जो कांच होता है वो पानी के कलर का दिखाई देता है। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए तेरा रंग उस जैसा। मतलब पानी होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, उसको जिसमें डाल दो वैसा रंग। ब्लू कलर के टब में डाला, पानी ब्लू दिखता है। पानी को अपन पीते, अपन पानी जैसे हो जाते हैं, या पानी अपने जैसा हो जाता है, होता है ना। पानी को दूध में डाला तो दूध जैसा। अरे समझ रहे हो क्या? तो पानी का कोई रंग नहीं होता, बट एक्चुअल में अपन जो शीशा देखते हैं उसका कलर अपन को ऐसा ही दिखाई देता है, कांच का। वो समांगी होता है, उसमें सारे कण एक जैसे होते हैं। अब आपने समांगी, कोई पारदर्शी कांच है, समांगी और पारदर्शी कांच है, उसकी किसी एक सतह पर चमकीली पॉलिश कर दो। क्या कर दो बेटा? चमकीली पॉलिश। तो आपके पास क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। दर्पण, दर्पण जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, वो वाला दर्पण कैसे होता है? उसमें एक कांच होता है, कांच की एक सतह पर क्या की जाती है बेटा? चमकीली पॉलिश, चमकीली पॉलिश की जाती है, चमकीली पॉलिश की जाती है, तो जाके ये दर्पण बनता है। और ये वाली जो सतह होती है इसको अपन बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोला जाता है। अब बात आती है इसको परावर्तक सतह क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकाश किरण इधर आके टकरा के वापस नहीं जाएगा, इधर आएगा, टकरा के इधर आएगा, तो यहाँ पे परावर्तन होता है बेटा। इसीलिए इस सतह को अपन परावर्तक सतह बोलते हैं। इस पे चमकीली पॉलिश की जाती है, तो किसका निर्माण होता है? दर्पण का निर्माण होता है। तो आपसे कोई पूछ ले दर्पण किसे कहते हैं, तो बेटा इसकी परिभाषा बताता हूं। जब किसी समांगी पारदर्शी, जब किसी समांगी पारदर्शी कांच की एक सतह पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है। वापस से रिपीट कर देता हूं, जब किसी समांगी पारदर्शी कांच की एक सतह पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है। पॉलिश चमकीली होती है, और जो दूसरी सतह होती है उसे अपन कौन सी सतह कहते हैं बेटा? परावर्तक सतह कहते हैं। तो इस तरह से दर्पण
बनता है। आगे अपन बात करते हैं कि सर आपने दर्पण तो बना दिया, अब मुझे यह भी बताइए कि जो दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बेटा अपन इस चीज को भी समझते हैं। इस चीज को अपन समझे तो बेटा देखो अपन बात करते हैं दर्पण की। दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो होता है गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है अवतल गोलीय दर्पण। कौन सा? अवतल गोलीय दर्पण। एक होता है बेटा उत्तल गोलीय दर्पण। एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। अभी अपन अपन को तो वो भी पढ़ने हैं, वो भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, पर अपन सबसे पहले कौन से दर्पण की बात करेंगे बेटा? समतल गोलीय दर्पण की। तो देखो समतल गोली सॉरी समतल दर्पण की अपन बात करेंगे। अब समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण यह होता है कि जब किसी समतल कांच की, जब किसी समतल, ये एकदम समतल कांच है, जब किसी समतल कांच की एक सतह पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए, क्या कर दी जाए? चमकीली पॉलिश कर दी जाए, तो प्राप्त व्यवस्था समतल दर्पण कहलाती है। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा? समतल दर्पण हो गया। अब समतल दर्पण के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि समतल दर्पण है वो किस तरह से काम करता है। अपन घरों पे जो कांच यूज करते हैं उसमें अपन अपना चेहरा भी देखते हैं। तो अपन जब अपना चेहरा देखते हैं तो वो किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है, वो अपन ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। देखो ये अपने पास एक समतल दर्पण है, यहां पर आपने एक वस्तु रखी, यहां पर आपने एक ये वस्तु रखी है, ठीक है। आपने समतल दर्पण के सामने अपनी वस्तु रखी, तो देखो यहां से दो प्रकाश किरण निकालते हैं। एक प्रकाश किरण ये गई, टकराई और लौटकर वापस आ गई। क्यों आ गई भाई? ये कैसे गई है? अभिलंबवत गई है, टकरा कर वापस लौट के आ गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने यहां डाली है बेटा, देखो यहां। तो यहां पर जिस कोण से आपने डाली है, परावर्तन के पश्चात उसी कोण से रिटर्न चली जाती है। तो ये आपकी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब देखो बेटा अपन अपनी चेहरा बनाते हैं, अपना प्रतिबिंब बनाते हैं, अपनी इमेज बनाते हैं, अपनी फोटो बनाते हैं, वो कब बनती है? फोटो कब बनती है? तो ध्यान से सुनना, फोटो तभी बनती है जब दो प्रकाश किरणें आपस में काटती हो। एक बार मैं इसको देखो कोने में आओ, आपको समझाता हूं। जैसे एक प्रकाश किरण ये है, एक प्रकाश किरण ये है, ये दोनों ने यहां पर काटा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब बनेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। इमेज का हिंदी में रूपांतरण होता है बेटा प्रतिबिंब। एक होता है फोटो, फोटो का हिंदी रूपांतरण होता है छाया चित्र, आपका छाया चित्र। और यह होता है आपकी फोटो प्रतिबिंब, यहां प्रतिबिंब बनता है। और जो वस्तु होती है इसको अपन बिंब बोलते हैं, वस्तु। जैसे कांच में मैं अपना चेहरा देख रहा हूं तो मैं खुद बिंब हूं, और मेरी जो कांच में फोटो बन रही है वो क्या है बेटा? प्रतिबिंब है वो। समझ गए क्या आप? तो अपन ये बनता है बेटा प्रतिबिंब। कई बार ऐसा होता है एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और ये यहीं रुक गई, और यहां पे आपका कांच है। अब आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा? नहीं बन रहा सर, काटनी चाहिए। तो फिर क्या किया जाता है? इनको आभासी रूप से ऐसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये जहां कटती है वहां पर अपना क्या बन जाता है बेटा? प्रतिबिंब बन जाता है। और जब दो किरणें वास्तव में काट रही है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और जो आभासी करके अपन कटवा रहे हैं, जानबूझकर अपन कटवा रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो बेटा अपन इसको समझते हैं कि यहां पर हमने दो प्रकाश किरण डाली, ये ए और ये बी, ये आपकी वस्तु है। ए बी आपके पास क्या है? बिंब है। इससे दो किरणें डाली, ये नहीं काट रही है, तो अब क्या करेंगे? इनको कटवाएंगे। कैसे कटवाएंगे? इस वाली किरण को अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, इसको भी अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से। देखो बढ़ा दी ना। एक मिनट बेटा मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूं। अरे ये पूरा ही गया क्या? ये लो, और इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं ऐसे। बेटा ये फिर ये लो,
मैं डॉटेड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ ही नहीं कर रहा हूँ बेटा, इस तरह से। अब इसको भी ऐसे ही बढ़ाते हैं, देखो इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया, क्या ये यहाँ कट कर गया क्या? तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो ये प्रतिबिंब बना तो ऊपर वाली किरण ऊपर ही है ना, इसलिए यहाँ पे अपन लिखेंगे बी डैश, नीचे वाला नीचे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अपन ए डैश। जैसा आपका इधर था प्रतिबिंब, देखो इसका शीर्ष भाग यहाँ है, तो इसका भी शीर्ष भाग यहाँ पर ही है क्या? अरे यहीं पे है क्या? इसका मतलब ये ऐसा का ऐसा बना है। तो बेटा अब यहां से समतल दर्पण पे बने पर यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, वो नियम पढ़ते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, अभी आराम से समझो आप। पहला, इस समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब वास्तव में काटी गई लाइन नहीं काटी ना, इसलिए हमने आभास अपन ने कटवाई है ना, इसलिए समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। तो पहला नियम हो गया, प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे। तो अपन लिखेंगे समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी व सीधा होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अपन दूसरी बात करते हैं, दूसरा नियम पढ़ते हैं। तो देखो बेटा वस्तु की, अब ये आप ध्यान से समझना कि दर्पण से जो वस्तु होती है उसकी जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं बिंब की दूरी। भाई दर्पण से वस्तु की दूरी बिंब दूरी, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। तो यहां पर आप ये ध्यान में रखना, आपने कभी अपने घर पे वो जो फोटो है वो देखी होगी, तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि अपन जैसे ही दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपन जैसे जैसे आगे की ओर जाते हैं वैसे वैसे अपनी फोटो जो बनती है वो भी क्या होती है, अपने पास आगे की ओर आती है। और जब अपन पीछे की ओर चलते हैं तो आपकी फोटो भी पीछे की ओर चलती है क्या? तो अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे तो प्रतिबिंब भी चलेगा, अपने पास आएगा, अपने पास आता है। आप देखो पास जाते हो तो वस्तु आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, और आप दूर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है उसमें अपना का प्रतिबिंब पीछे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप दर्पण में अपनी फोटो देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या जो अपनी फोटो वो पीछे की ओर बन रही है? ऐसे लगता है ना, अपन आगे आते हैं वो अपने पास आ रही है, दर्पण के अंदर से आ रही है, और अपन पीछे जाते हैं तो वो दर्पण के अंदर पीछे की ओर जा रही है। इसका मतलब देख लो बेटा, आपका प्रतिबिंब भी तो यहीं बन रहा है ना, पीछे की ओर ही बन रहा है ना। अरे बोलो, मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये सच में बन रहा है ऐसा। और फिर बात आती है कि बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या रहती है बेटा? समान रहती है। जब आप पास आ जाओगे तो वो भी आपके पास आ गया, तो जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े हो उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे की ओर खड़ा है। आप और पास आए वो और पास आ गया, आप दूर गए वो और दूर गया। इसलिए अपन कह सकते हैं दूसरा नियम आपका यह कहता है, दूसरा नियम बेटा आपका यह कहता है कि बिंब की दूरी u इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी v क्या रहती है? समान रहती है। आगे अपन बात करते हैं बेटा, तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं कि प्रतिबिंब, इस वस्तु की ऊंचाई यदि h है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? h डेक्स। इसलिए वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या रहती है? समान रहती है। तो h बराबर क्या रहता है? h डेस रहता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, आ गई ना? चलो चौथी बात करते हैं, चौथी बात करते हैं। तो चौथी क्या बात करोगे बेटा? समतल दर्पण हमेशा पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। पार्श्व पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। कहने का मतलब यदि आपने बी दर्पण को दिखाया है तो आपने दर्पण के सामने बी लिखा है तो आपको बी इस तरह से दिखाई देगा। कहने का मतलब पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है वस्तु के दाएं भाग को दर्पण बायां दिखाता है और बाएं भाग को वस्तु दायां दिखाता है, मतलब दाएं को बायां कर देता है, बाएं को दायां कर देता है। इसीलिए एम्बुलेंस पे नाम उल्टा लिखा जाता है, और जैसे ही उसको अपन गाड़ी के साइड शीशे में दर्पण पे देखते हैं तो वो हमें उल्टा दिखाई देता है। दर्पण पे एम्बुलेंस नाम उल्टा लिखा हुआ रहता है, और उसको जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, वो साइड वाले क्लास में देखता है, ड्राइवर की साइड में जो बाहर लगा हुआ होता है उसमें देखता है, तो वो उल्टा नाम उसको उल्टा दिखाई देता है और उसको दिख जाता है कि एम्बुलेंस आ रही है। समझ में आया क्या? तो समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन को भी दर्शाता है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि समतल दर्पण है, अपने घर पे जैसे ड्रेसिंग होती है, अलमीरा पे लगा हुआ जो कांच होता है उसकी आप हाइट देखना बेटा, लगभग 3-3.5 फीट का ही होता है। वो क्यों होता है? कभी सोचा इतना सा भी तो लगा के दे सकते थे, या पूरे पे भी तो लगाया जा सकता था, क्यों नहीं लगाते हैं बेटा? वहां पे बचत की जाती है। कैसे? ध्यान से समझना। यदि मैं 6 फीट का हूं
और मुझे मेरा पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से कांच में देखना है। तो जो कांच में ले रहा हूं, जो मैं दर्पण ले रहा हूं, मैं बेटा दर्पण की बात कर रहा हूं, कांच बोलता हूं तो आपको दर्पण समझना है। मैं जब उस दर्पण में मेरा स्पष्ट प्रतिबिंब देखना चाहता हूं, यदि मैं 6 फीट का हूं तो मेरा प्रतिबिंब स्पष्ट देखना है, तो जो दर्पण यूज ले रहा हूं उसका आकार मेरे आकार का आधा होना चाहिए। यदि मैं 6 फीट का हूं और 3 फीट का कांच लगाया तो मैं मेरा पूरा प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। इसका मतलब इसीलिए तो बेटा अलमीरा पे जो कांच लगा होता है वो 3-3.5 फीट का होता है, क्योंकि आदमी 6 फीट से या 6.25 फीट से ऊपर बड़ा होता नहीं है। तो 3 फीट का भी आपने लगा दिया तो वो अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकता है। इसीलिए लेडी जब तैयार होती है और अपनी ड्रेसिंग जो उनके पिताजी लोग उनको देते हैं उसके सामने खड़ी होकर जब तैयार होती है, वो अपने आप को ऐसे ऐसे करके चेक करती है। तो बेटा वो चेक करती है ना, तो वो अपने आप को स्पष्ट देख सकते हैं, मैंने साड़ी सही ठीक से पहनी कि नहीं पहनी, मैंने ये कपड़े पहने ये ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो देखने के लिए वो उस दर्पण का यूज करते हैं। इसीलिए बेटा यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि यदि आपको प्रतिबिंब स्पष्ट रूप बिंब का प्रतिबिंब स्पष्ट देखना है तो यूज किया जाने वाले समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। जो समतल दर्पण है उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? बिंब की हाइट की आधी होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई क्या सबको? अरे बोलो सबको समझ में आ गई क्या? अगली अपन बात करते हैं। तो बेटा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण एकदम सीधा है, इसका आप गोला बनाओगे तो सोचो कितना बड़ा गोला बनेगा। इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत व फोकस दूरी भी क्या होती है? अनंत होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी क्या ली जाती है बेटा? अनंत ली जाती है। तो समतल दर्पण के लिए यदि मैं लिखूं तो बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं, समतल दर्पण के लिए मैं ये भी लिख सकता हूं कि इसकी वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी अनंत होती है, इंफिनिटी होती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी दोनों ही अनंत होती है। आई बात समझ में? आ गया? तो बेटा ये था अपना समतल दर्पण। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो आएगा बेटा अपना कौन सा? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाऊंगा, कुछ दर्पण समीकरण, फिर अपन पढ़ेंगे लेंस, और उसके बाद में पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र, लेंस सूत्र, उसके बाद में अपना ये प्रिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी पढ़ाई जाएगी, जल्दी अपन पूरा कर लेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही मस्त मस्त तरीके से आपको पढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे इन छोटे छोटे विद्यार्थियों को मैं सबसे सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ाऊं। मेरा ध्येय एक ही है, सबसे सरल और समझ में आनी चाहिए, और कंसेप्ट से समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है पढ़ाने को तो सब पढ़ते हैं, रटने को सब रटते हैं, नंबर भी सब लाते हैं। मैं कह रहा हूं नंबर भी यहीं से आएंगे, पूरे 56 में से 56 का पेपर दिलाऊंगा यहां से मैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक पहुंचाओ, ताकि आपके गुरुजी को भी पॉजिटिविटी मिले। मैं कुछ ही दिनों में लाइव क्लास चलाने वाला हूं आपके लिए, तो अपन वहां पर आराम से मस्ती करते हुए, जैसे क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ाता हूं, वैसे मस्ती करता हुआ पढ़ाऊंगा, और अपन पढ़ते रहेंगे, और क्लास का क्लास में याद करेंगे खटाक। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। ओके, थैंक यू।